जी सर, मुझे एक और चीज़ पूछनी थी। आपने जो एक कैंसर का डेटा सेट के लिए एक वेबसाइट बताई थी जी जी। और सर वो ट्यूमर का डेटा सेट था वो भी शेयर करें, मुझे उस पे थोड़ा-सा वर्क करना है वो टीचेबल मशीन से। टीचेबल मशीन्स आप को मैं समझाऊंगा। वहाँ पे जो डाटा है ना वो इन दी फॉर्म ऑफ न्यूमेरिक्स एंड वेरिएबल्स हैं, वहाँ मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स लगेंगे। टीचेबल मशीन बनी हुई है डीप लर्निंग के एल्गोरिदम्स के लिए, यानी कि आप कंप्यूटर विजन के टास्क कर सकते हैं। आपके पास कोई ऑडियो फाइल्स हैं तो उनके ऊपर हो सकता है। जैसे अगर आप ऑडियो फाइल्स कहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं, क्या एप्लीकेशन हो सकती है ऑडियो फाइल की? सर वो मुझे अपनी लर्निंग के लिए वो ट्यूमर का जो डेटा सेट है ना, जो आपके पास था, आपने लास्ट क्लास में दिखाया था, अच्छा अच्छा अच्छा, जो मेरे इमेजेस पास था वाला। वो ट्यूमर वाला डाटा सेट है। जी, तो वो ठीक मैं हो चाह गया। रही थी कि आपसे। वो भी कैगल के ऊपर अवेलेबल है, कैगल के ऊपर है वो अवेलेबल आई थिंक। जो हमने ठीक है। हमारा ट्यूमर वाला डाटा सेट था ना वो कैगल के ऊपर फ्रीली अवेलेबल है, उसका मसला नहीं है। मैं भी एट दी एंड में आपको ना उसका लिंक भी दे दूंगा। और सर आपने कैंसर के डेटा सेट के लिए कोई वेबसाइट भी बताई थी। हाँ वो है NIS। वहां पे ना थोड़े स्टैट्स रिलेटेड आता है डाटा। 2 मिनट रुकिएगा, मुझे ना अपनी स्क्रीन करने दें शेयर। मेरी स्क्रीन आ रही है ना आपके पास? हेलो, स्क्रीन आ रही है ना? मेरी स्क्रीन हो रही है शेयर। फ्रॉम माई एंड इट्स शेयरिंग। हेलो। ठीक हो गया, ठीक हो जी गया। सर, हो ओके ओके, ये ना प्लीज माइक कीजिएगा ऑन, मैंने ना सेशन रिकॉर्ड करना है तो इंटरेक्टिव सेशन बेहतर रहता है। मैं अभी वो वाला आपको मैं बता देता हूँ। वो जो है ना US की वेबसाइट है NIS, या सीयर लिख दें। सीयर लिखेंगे ना, सर्विलेंस एपिडेमोलॉजी एंड एंड रिजल्ट्स प्रोग्राम। तो यहाँ से आपको, यहाँ भी आपको इनसे रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि हमें आपका ये डाटा सेट चाहिए। अभी ये देखिए, आप यहाँ से ऑल टाइप ऑफ डाटा ले सकते हैं कैंसर्स का। तकरीबन जिस्म के हर हिस्से का जो कैंसर है उसके रिलेटेड आपको डाटा एंड स्टैट्स मिल जाएंगे। इवन इन्होंने भी जो है ना डाटा के ऊपर एनालिसिस किया हुआ है। अगर मैं आपको दिखाऊं लंग्स एंड ब्रोंकस कैंसर के ऊपर तो ये फैक्ट्स दे देंगे। ये देखें, तो इन्होंने भी एनालिसिस किया हुआ है कि जो 5 साल तक जो जिंदा रहेंगे लोग, 26.7% लोग, अगर उनको कैंसर है तो 26.7% जो लोग हैं वो 5 साल मिनिमम जिंदा रहेंगे। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैं। जैसे अभी इन्होंने ना पिछला जो डाटा सेट था उससे अभी इन्होंने प्रिडिक्शन ली हुई है कि इन्होंने कहा कि अब 2024 में जो है ना एक्सपेक्टेड डेथ्स हैं वो 1,25,000 होंगी लंग्स एंड ब्रोंकस कैंसर की वजह से। तो ये तमाम चीज़ें इन्होंने डाटा से एनालाइज की हुई हैं, मॉडल्स ट्रेंड हैं जिससे प्रिडिक्शंस कर रहे हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं। तो यहाँ से भी आप कुछ स्टैट्स ले सकते हैं। और इवन अगर आपका मॉडल इस तरह के रिजल्ट देना शुरू कर दे तो आपका मतलब है कि आपका मॉडल बेहतर काम कर रहा है, या इस तरह के रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएं। इज इट क्लियर? जी सर। ठीक हो गया। और कोई क्वेश्चन है तो फिर हम शुरू करते हैं पाइथन को। सर NIC बताई ना वेबसाइट, क्योंकि थोड़ा जी जी आवाज में जी जी जी, NIC। आप सर सीयर मुझे भी लिख देंगे सजेस्ट। तब भी आ जाएगा। सॉरी, NCI है, नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट। 2 मिनट रुके, मैं ना इसका सर
सर ये .gov मीन्स गवर्नमेंट लिखा हुआ है, तो ये कहाँ का डेटा है इसमें? ये यूएस पाकिस्तान के का है? अंदर का डेटा है। ठीक है। ये समझें कि ये सबसे बेहतर डाटा सेट इसको कह सकते हैं, क्योंकि अभी ये देखें कैगल के ऊपर ना डाटा सेट कोई भी अवेलेबल होता है वो पब्लिक डाटा सेट है, यानी कि उसके ऊपर मैं गारंटी नहीं कर सकता कि ये डाटा जो है किसी प्रोफेशनल्स ने कलेक्ट किया हुआ है या जो ये डाटा है ये ओरिजिनल है या रियल है। तो इसके ऊपर ना क्वेश्चन मार्क्स आ जाते हैं कैगल के डाटा के ऊपर। लेकिन जो ये डाटा है ये यूएस गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है, तो उन्होंने खुद ही इसको इकट्ठा किया हुआ है। तो यहाँ आप जब इसके ऊपर कोई प्रोजेक्ट करेंगे तो कोई आपसे ये नहीं पूछेगा कि आपका डाटा कैसा है। आपने खुद से तो नहीं डाटा मैनिपुलेशन की हुई कि खुद से डाटा सेट क्रिएट किया हो फर्जी, तो वो वाले सीन नहीं आएंगे इसके साथ। शुरू करें अब पाइथन को। जी सर। ठीक हो गया। आपका तो सीएस का बैकग्राउंड है, ये एक और है लाइबा सफदर। आपका कौन सा है बैकग्राउंड? आपका बैकग्राउंड किस चीज का है? सर मेरा डेटा साइंस का है। हाँ, तो आपका तो सही है ना, आपको पाइथन वगैरह आती होगी। अ, आपका क्या जी सर, बैकग्राउंड है? लाइक्रा तो है, जुपिटर वगैरह मैं यूज करती हूँ थोड़ा बहुत। अच्छा अच्छा, ठीक हो गया। इट्स बेस्ट। लाइबा आपका क्या है बैकग्राउंड? बीएमई? हाँ, ये आप कौन सा कैंपस है आपका? आप यूटी से हैं? अच्छा, हाईटेक, फिर नहीं मैं जानता आपको। ठीक हो गया। पाइथन का तो मे भी आपको अंदाजा होगा ही, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का। चलो शुरू करते हैं। अच्छा, आप में से एक बंदा बताए पाइथन क्या है, बेसिकली पाइथन क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक हो गया। और क्या है? किसी को कुछ नहीं पता पाइथन क्या है? पाइथन होता क्या है? ठीक हो गया। हाँ बिल्कुल, स्नेक। अब ना इसका ना मैं थोड़ा सा सिंपली बताता हूँ व्हाट इज पाइथन। अगर आप इसका सिंबल भी देखेंगे ना तो यहाँ पे ना दो स्नेक्स हैं, और ये ऐसे स्नेक्स हैं जो एक दूसरे के ऊपर लिपट रहे हैं। यानी कि पाइथन्स जो हैं ये ज़्यादातर अफ्रीकन के जंगल्स में पाए जाते हैं। ये ऐसे स्नेक्स होते हैं जो साइज में तो बड़े होते हैं लेकिन पॉइजनस नहीं होते। एज इनका साइज बड़ा होता है ना, तो ये जो अपना शिकार है उसको उसके इर्द गिर्द लिपट जाते हैं और उसको दबोच के मारते हैं। तो ये पाइथन, अगर आप ये देखेंगे, ये एक पाइथन यानी कि स्नेक है जो पी की शक्ल बना रहा है, और एक और स्नेक है जो कि वाई की शक्ल बना रहा है। तो इवन जो आपकी जितनी भी पाइथन की फाइल्स होती हैं वो डॉट पी वाई उनकी एक्सटेंशन होती हैं। अब इसका नेम जो था उसके राइटर ने, आई थिंक वो किसी एक पब्लिश्ड आर्टिकल्स वगैरह होते थे उनकी था, मैंने पढ़ा था इसके बारे में कि वो ना कोई आर्टिकल्स वगैरह पढ़ता था पाइथन नामी। तो वो एक लैंग्वेज बना रहा था तो उसको एक न्यू सा नाम चाहिए था, तो उसने पाइथन रख दिया। अच्छा, तो अब मुझे आप में से बताएगा व्हाट इज प्रोग्रामिंग और कोडिंग। अभी तो आपने बताया ना कि पाइथन एक प्रोग्रामिंग है, तो प्रोग्रामिंग या कोडिंग क्या होती है? हेलो। जी सर, कोडिंग सर यही लैंग्वेज विच कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड। ठीक हो गया। चलो, इट्स बेटर। एक्चुअली
मैं जो प्रोग्रामिंग को कहता हूँ, मैंने अगर कोई दुनिया का कोई भी टास्क करवाना है और मैं चाहता हूँ कि उस टास्क को ऑटोमेट करवा दूँ या कंप्यूटर से करवाऊँ, इंस्ट्रक्टिंग कंप्यूटर in a language which computer can understand to perform a specific task, कि कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करना कोई अपना काम करवाने के लिए ऐसी लैंग्वेज में जिसको कंप्यूटर समझता हो। अभी मैं और आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो कंप्यूटर अनएबल टू अंडरस्टैंड, कंप्यूटर इससे जो हमारी अभी कम्युनिकेशन चल रही है इसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। कंप्यूटर की एक स्पेसिफिक लैंग्वेज है। अभी मैं हाई लेवल लो लेवल लैंग्वेजेस की तरफ नहीं जा रहा, या फिर बाइनरी वाली साइड पे नहीं जा रहा, सिंपली बता रहा हूँ। और ये टास्क किसी भी टाइप का हो सकता है। दिस टास्क कैन बी ऑफ एनी टाइप। तो अभी आप मुझे बताएं कि क्या हम दुनिया का हर टास्क प्रोग्रामिंग की मदद से कर सकते हैं? सर अगर कंप्यूटर पर करना है तो फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करनी पड़ेगी, ये नहीं। कंप्यूटर अपनी लैंग्वेज समझ सकते हैं। अच्छा, आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है, एम्बेडेड सिस्टम्स? नो सर। व्हाट आर एम्बेडेड सिस्टम्स? लाइबा ने शायद पढ़ा हो एम्बेडेड सिस्टम्स के बारे में। नो सर, नहीं पढ़ा। आप किस सब्जेक्ट से रिलेटेड बात कर रहे हैं? एम्बेडेड सिस्टम बजाते खुद एक सब्जेक्ट है। चलो, आपने माइक्रो कंट्रोलर्स पढ़ा होगा, आप दोनों में से किसी ने। सर वो 5th सेमेस्टर में पढ़ना है हमने। माइक्रो कंट्रोलर्स और पाइथन हमने 6th सेमेस्टर में पढ़ना है। जो ठीक ठीक है। स्केड्यूल सर है आई उसके सेमेस्टर। अकॉर्डिंग। आपने पढ़ा है ना माइक्रो कंट्रोलर्स? नो सर, मैं सेकंड सेमेस्टर में हूँ तो अभी तक तो नहीं। ठीक हो गया। अभी ना ये देखें, अभी तो हम ना सिर्फ कंप्यूटर के ऊपर टास्क कर रहे हैं। जब आप किसी रोबोट को कर रहे होते हैं ना कोड, तो वहां पे आपका सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की इंटीग्रेशन होती है। तो जहाँ पे इस किस्म के काम हो रहे हो ना, वो एक सब्जेक्ट के अंदर आता है एम्बेडेड सिस्टम्स। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि आर्डिनो के प्रोजेक्ट्स लोग बना रहे होते हैं, ईएसपी के प्रोजेक्ट लोग बना रहे होते हैं, या रास्पबेरी पाई यूज कर रहे होते हैं। मे बी आप इन फ्यूचर यूज करें, लेकिन हम तो चौथे सेमेस्टर में, हमारा फोर्थ सेमेस्टर था, तो हम इन चीज़ों के ऊपर ट्रेन हो चुके थे, आर्डिनोज के ऊपर, इन माय यूनिवर्सिटी लाइफ। तो यानी कि आप दुनिया का ऑलमोस्ट हर काम कर सकती हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग। आप जब आर्डिनो या ईएसपीज को कर रहे होते हैं कोड, तो वो भी तकरीबन सी सी प्लस प्लस में हो रहा होता है। इवन रास्पबेरी पाई भी सी सी प्लस प्लस में हो रहा होता है। आप इन्हीं को आप पाइथन से भी प्रोग्राम कर सकते हैं, या डिफरेंट तरीके से किया जा सकता है। अभी मैं ना, एक हमारे पास ना एक टास्क है, तो ये मेरे पास ना एक फोल्डर है, उसके अंदर 1 लाख इमेजेस हैं इस तरह की। तो मैंने ना इनको रीनेम करना है इस तरह: ID Skin 1, ID Skin 2, ID Skin 3, ID Skin 4। तो मुझे आप लोग बताएं, मैं अगर मेरे पास 1 लाख इमेजेस हों, तो अगर मैंने इनको रीनेम करना है तो कैसे करूंगा, या आप कैसे करेंगे रीनेम? सर विद द हेल्प ऑफ कोडिंग प्रोग्रामिंग हम कर सकते हैं। नहीं, अभी लास्ट टाइम आपको आपने बताया। कोडिंग नहीं आती ना, अभी तो आप नहीं कर सकती ना। तो आप वैसे अगर कोई नॉर्मल बंदा है जिसको कोडिंग का नहीं पता, तो वो कैसे कर सकता है? सर सर हम फिर मैन्युअली एक एक इमेज को नाम देंगे ठीक फोल्डर में। ठीक हो गया। अभी ना आप हर एक इमेज को ना नाम देंगे। अगर आपके पास 1 लाख इमेज हो तो आप कितना टाइम लगेगा? सर ऑलमोस्ट 6 to 7 मे बी मोर देन दैट आवर्स। बहुत टाइम लग जाएगा सर। कहाँ उसको मेजर तो नहीं किया जा सकेगा अभी तो फिलहाल। हाँ, ठीक हो गया। यानी कि हेक्टिक काम है बहुत ज्यादा, और बहुत ज्यादा पैसे लगेंगे क्योंकि बंदे बैठ के करेंगे ना। इसी को ना, इसी टास्क को ना हम प्रोग्रामिंग से करने की कोशिश करते हैं। अभी आपको कोडिंग वगैरह नहीं आती तो वो मसले वाली बात नहीं, हम चैट जीपीटी को यूज करेंगे। लेकिन मुझे पता है कि चैट जीपीटी मुझे कौन से 2 मॉड्यूल्स यूज करेगी। एक ओएस मॉड्यूल यूज होगा और एक शटल मॉड्यूल यूज होगा। 110% बात है। तो
तो मैं अभी ना मैंने हालांकि जो हमारी रिसेंट क्लास थी उसके अंदर ये किया था। ये देखें, मेरे पास इमेजेस थे तो हमने उनको ना रीनेम किया था। अभी इन्हीं रीनेम्ड इमेजेस को किसी और तरह का रीनेम करते हैं, तो अब आप बताएं किस तरह रीनेम करना है इसको। मेरे पास ये रीनेम्ड इमेजेस है ना, तो इनको किसी और तरीके से रीनेम करना है। हेलो, किस फॉर्मेट में किया जाए? आप दोनों में से एक बंदा बता दे, या मैसेज में टाइप करे तो मैं उस तरह से रीनेम करने की कोशिश करता हूँ। सर फॉर्मेट पूछ रहे हैं, जेपीजी लाइक इस तरह से है एक्सटेंशन। नहीं, आपको बात समझ नहीं आई। मैं अभी चलो इसका ना ओरिजिनल डाटा सेट से जो टास्क है वो एग्जैक्टली दिखाता हूँ। मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मैं ना डाटा सेट ढूंढ लूँ, मेरे पास पड़ा होगा। और दिस वन, अभी जो मैंने मॉडल ट्रेन किया था मैंने 1 2 3 लिखा हुआ था ऑन टाइम ऑफ ट्रेनिंग। मुझे रॉ डाटा ढूंढने दें सिर्फ एक बार। एक मिनट दीजिएगा, आई एम फाइंडिंग। गया कहाँ है मेरा डाटा? मैंने यहीं पे ही रखा हुआ था कहीं पे। इन डिजीजेज, हाँ ये है रॉ डाटा। तो मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ इसे। नो, माई पीसी आज थोड़ा स्लो हो रहा है, वजह पता नहीं क्या है। ये मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया और रीनेम्ड इमेजेस को मैं डेल कर रहा हूँ परमानेंटली। अभी हमारे पास ना इमेजेस हैं। हमारे पास जो डाटा होता है ना उसको बहुत ही जो है ना अच्छे फॉर्मेट में रखना होता है। यानी कि जब आप काम कर रहे होते हो ना किसी भी डाटा के ऊपर, तो उनकी नेमिंग बहुत मैटर करती है, या फाइल्स की नेमिंग। तो ये जो डाटा साइंस वाले हैं इनको तो अंदाजा होता है कि नेमिंग कितनी मैटर करती है। तो अब इसी डाटा को ना मैं रीनेम करने की कोशिश करता हूँ। हमारे पास जो ये अपना डाटा है, इसको रीनेम करते हैं हम मिलके। यहाँ मैं खोलता हूँ चैट जीपीटी। टास्क की समझ आई, हमने करना क्या है? जी सर, आप कह रहे हैं ना कि इमेजेस को लाइक नाम एक रीनेम कर दें, तो SK1 स्किन डिजीज 1, स्किन डिजीज 2 इस हाँ, तरह। अब मुझे ना आप कमांड कोई इसमें में लिख सकता है चैट बॉक्स में कि कमांड क्या देनी चाहिए चैट जीपीटी को? ये मैसेज बॉक्स में लिखते हैं ना, इसमें चैट बॉक्स में कि क्या कमांड देनी चाहिए। फिर देखते हैं कि आपकी कमांड पे चैट जीपीटी सही रिस्पॉन्स देता है या नहीं देता। आप लोग लिख रहे हैं कमांड? ठीक हो गया। एक और आप भी लिखिएगा। सर रीनेम मल्टीपल इमेजेस। चलो ठीक हो गया। मैं अभी ना यानी कि यही वाली कमांड जो इन्होंने लिखी है। मैं आपको ना सिंपली एक बात बता दूं, जब आप चैट बोट्स यूज करते हैं कमांड्स बहुत मैटर करती हैं। अनयूजुअल एक्टिविटी हैज बीन डिटेक्टेड, ट्राई इट अगेन, व्हाई इट हैपेंड।
ये देखिए मैंने कहा था 2 मॉड्यूल्स यूज होंगे, एक ओएस एंड अदर वन इज शटल। मैंने आपको पहले बता दिया था, ओएस एंड शटल। अब ये देखें, यहाँ पे जो कोड है ना, यहाँ पे हमें ऑलरेडी एक फोल्डर बनाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अब मैं जो कमांड लिखूंगा ना, मैं लिखूंगा हाय चैट जीपीटी, आई हैव अ फोल्डर in which I contain images. I wanted to rename them in. अब जिस फॉर्म में हमने उन्हें रीनेम करना है तो हमें वो बताना पड़ेगा किस फॉर्मेट में मैं रीनेम करना चाह रहा हूँ। मैं करना चाह रहा हूँ आईडी स्किन, और फिर इसके आगे मैं कहता हूँ कि कोई नंबर हो, जैसे इमेज 1 है तो आईडी स्किन 1, आईडी स्किन 2, आईडी स्किन 3। अब इसके बाद आफ्टर रीनेमिंग देम आई वांटेड to save them in a folder name। फोल्डर का जो नेम है मैं लिख रहा हूँ रीनेम्ड इमेजेस फॉर स्किन प्रोजेक्ट। ये मैं फोल्डर का नाम रख रहा हूँ, प्रोजेक्ट। मेक दिस फोल्डर इन द सेम डायरेक्टरी, यानी कि जहाँ पे हमारे इमेजेस हैं तो डायरेक्टरी भी वहीं पे बननी चाहिए। ये बात समझ आ गई है? जी सर। ठीक हो गया। तो अब मैं इसको देता हूँ, लेट्स सी क्या रिस्पॉन्स आता है। अब मैं विदाउट वेरीफाइंग इट मैं इसको इम्प्लीमेंट करूंगा डायरेक्टली। ठीक हो गया, लेट्स सी क्या बनता है। मैं यहाँ से कर रहा हूँ पाइचार्म ओपन। यहाँ मैंने ना पहले लास्ट क्लास में भी रीनेम किए थे, तो मैं यहाँ ये वाला कोड मैं डेल कर रहा हूँ जो हमने लास्ट क्लास में किया था, इसको मैं कर रहा हूँ डेल। और जो भी हमने अभी किया है इसको मैं कर रहा हूँ कॉपी, और मैं यहाँ लेके आ रहा हूँ। अब ये देखें, यहाँ पे ना मुझे एक चीज बतानी पड़ेगी। वो चीज ये है कि मुझे जो हमारा पाथ था ना, कि कंप्यूटर में मेरे पास इमेजेस कहाँ है, सिर्फ मुझे ये यहाँ पाथ देना पड़ेगा। तो आई एम गोइंग, यहीं पे ही हमारी इमेजेस हैं। मैं ये पाथ जो है कॉपी कर रहा हूँ। बात समझ आ रही है ना क्या कर रहे हैं हम? जी सर। ठीक हो गया। तो मैं यहाँ पाथ को जो है, अब ये बताएं मैं यहाँ डबल बैक स्लैश क्यों डाल रहा हूँ? किसी को अंदाजा है? जिसने पाइथन किया उसको अंदाजा है किसी को? मैं यहाँ डबल स्लैश क्यों डाल रहा हूँ? ठीक हो गया। चलो अब इसको ना एग्जीक्यूट करके देखते हैं क्या बनता है। फाइल डन।
एग्जीक्यूशन डन हो गई है ना विद इन सेकेंड्स। तो यहाँ पे ये रीनेम्ड आ गया। अब ये बताएं, ये जो फोल्डर न्यू क्रिएट हुआ है, इज इट गुड और बैड? कैसा काम किया एआई ने, सॉरी प्रोग्रामिंग ने? सर अच्छा काम किया सर। ये आपने बैकस्लैश डबल का बताया नहीं कि व्हाई वी यूज इट। वो हम जब कोडिंग में थोड़ा आगे जाएंगे ना तो तब मैं बताऊंगा। बैक स्लैश, अच्छा मैं बता ही देता हूँ चलो। आपके पास ना न्यू लाइन होती है ना, न्यू लाइन का एक सिंबल होता है बैक स्लैश एन। इसी तरह बैक स्लैश बी होता है। तो अकेला जो बैक स्लैश है ना, इसको कंसीडर किया जाता है कि ये न्यू लाइन की तरफ जा रहा है। लेकिन हम क्या करते हैं, अब अकेला बैक स्लैश कोई न्यू लाइन का सिंबल है, लेकिन मुझे चाहिए एक अकेला बैक स्लैश एज अ टेक्स्ट। तो जब डबल बैक स्लैश डालते हैं तो पाइथन कंसीडर करती है कि ये सिंगल बैक स्लैश है, तो ये पाइथन में जो है ना पाथ क्रिएट करने में इस्तेमाल हो जाता है। समझ आ गई है? ये तो सिर्फ मैंने आपको एक छोटा जी सा एक चीज बताई है। अगर मैं इसको थोड़ा सा और करूं एलैबोरेट, तो आपको चीजें और समझ आना शुरू होंगी कि व्हाट वी कैन डू विद पाइथन। एक ऐसा काम जिसमें आप कह रही थी कि बहुत टाइम लग सकता है, बहुत। अगर हमारे पास 1 लाख इमेजेस होते तो इसने पाइथन ने मैक्सिमम 1 और 2 मिनट्स में ऑल इमेजेस को कर देना था सॉर्ट आउट। यानी कि रीनेम कर सकते हैं हम इनके ऊपर, डिफरेंट जो है प्रोसेस अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि प्री प्रोसेसिंग के चीज़ें अप्लाई भी कर सकते हैं। तो अब आगे चलें, समझ आ गई यहाँ तक? जी सर। ये मैं सिर्फ ना एक छोटा सा आपको बता रहा था कि व्हाट वी कैन डू विद पाइथन। मैं आपसे ना सबसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। इस दुनिया में ना तकरीबन 300 प्लस लैंग्वेजेस हैं। अब तक ऑलमोस्ट 300 प्लस लैंग्वेजेस हैं, और उनमें बड़ी काफ़ी अच्छी अच्छी लैंग्वेजेस भी हैं, जैसे कि सी है, सी प्लस प्लस है, जावा है, जावा स्क्रिप्ट है, सी शार्प है, उसके बाद पीएचपी है, आपके पास रूबी है। ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो बहुत ही ज़्यादा मशहूर है। आर है लैंग्वेज। तो ये बताएं, पाइथन इनके बाद में आई है, तो पाइथन अब इतनी ज़्यादा मशहूर क्यों है? सब लोग पाइथन की तरफ क्यों आ रहे हैं? क्या लगता है आपको? सर कंपैरेटिवली ये इजी है। लाइक के सी प्लस प्लस में उसे एक चीज प्रिंट करवानी होती है तो तकरीबन 4 लाइन का कोड लिखना पड़ता है, हैश इंक्लूड वगैरह सब कुछ। और पाइथन में डायरेक्ट हम प्रिंट करवा सकते हैं। एक्चुअली ना मैं भी आपको वजह बताऊं, उसको क्या लगता है, ये जो लड़की है लाइबा, आपको क्या लगता है कि वाई पाइथन? मैं एक्चुअली मैं बताऊं, हाँ इन्होंने भी सिंटैक्स ही बताया है। मैं आपको बताऊं, मैंने जो प्रोग्रामिंग स्टार्ट की थी, मैंने स्टार्ट की थी सी लैंग्वेज से। हालांकि सी लैंग्वेज बहुत कम पढ़ाया जाता है लोगों को। हमें यूनिवर्सिटी में पहले सी पढ़ाया गया था, फिर सी प्लस प्लस, फिर पाइथन की तरफ आए थे। और पाइथन मैंने सीखी भी तकरीबन इन लास्ट ईयर ही थी, जब मुझे ज़्यादा इन चीज़ों की समझ आना शुरू हुई थी। लेकिन मैं भी ना आपको वजह बताता हूँ। चीज़ें जब आपका ना एक चीज़ पे हाथ सेट हो जाता है ना, फॉर एग्जांपल मेरा एक चीज़ पे हाथ सेट है सी के ऊपर या सी प्लस प्लस पे, मेरा सी प्लस प्लस पे अगर हाथ सीधा है और मैं इजीली उसके कोड लिख सकता हूँ, तो वहां पे जो ये इजीनेस वाला फैक्टर खत्म हो जाता है। चलो ये कह सकते हैं कि पाइथन बिगिनर्स के लिए अच्छी है, लेकिन वो लोग जो प्रो हैं जिनका 25-25 साल के एक्सपीरियंस है, तो उनके लिए सिंटेक्स इज नॉट एन इशू। और अब तो चैट जीपीटी आगे सिंटेक्स का मसला ही कोई नहीं है। अब इसकी मैं एक वजह बताता हूँ व्हाई इट्स बिकम मोर इम्पोर्टेंट नाउ। कोई भी लैंग्वेज होती है ना, उसके अंदर ना एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो होते हैं उसके रिसोर्सेज। ठीक है ना? अब पाइथन जो है ना, चलो मैं ये भी अभी नहीं कह रहा पाइथन जो है हाई लेवल लैंग्वेज है या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे जैसे जैसे आगे जाएंगे। सबसे एक चीज होती है यूजेबिलिटी। एक ऐसी प्रोग्रामिंग के उसको यूज करना आसान और उसकी यूजेबिलिटी ज्यादा हो। आसान करना तो चलो एक फैक्ट है कि इसका सिंटैक्स आसान, लेकिन एक होता है कि कितनी ज्यादा आप उसको यूज कर सकते हैं और कहाँ कहाँ आप उसको यूज कर सकते हैं।
इट मैटर्स अलॉट। यानी कि अभी मैं आपको बताऊं, मैं पाइथन सीखी है एआई के लिए, सी या सी प्लस प्लस सीख रहा हूँ मैं, मैटलैब मैं सीख रहा हूँ सिग्नल एनालिसिस के लिए, कि मेरा कोई सिग्नल एनालिसिस है तो मैटलैब से करूँ। उसके बाद वेब डेवलपमेंट सीख रहा हूँ तो मैं जावास्क्रिप्ट सीखूँ। उसके बाद अगर मैं वेब डेवलपमेंट सॉरी डेस्कटॉप एप्लीकेशन की तरफ जा रहा हूँ तो मैं जावा सीखूँ, और अगर मैं बैक एंड के ऊपर कहीं काम कर रहा हूँ तो मैं पीएचपी वगैरह सीखूँ। तो ये चीज़ें सीखना ना बड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है, लेकिन पाइथन के केस में ये नहीं है। पाइथन को आप ईच एंड एवरी जगह यूटिलाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप एआई में काम करना चाह रहे हैं तो सबसे जो ज़्यादा इस पाइथन के मशहूर होने की वजह थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नाउ मैं नहीं समझता कि आप पाइथन के बगैर एआई को इजीली इंप्लीमेंट कर सकते हैं। उसके बाद डाटा एनालिटिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है पाइथन। आप इसे डाटा विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, यानी कि आपके पास कोई डाटा है तो उसको विजुअलाइज करना है तो वो इजीली पाइथन से कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग एप्लीकेशंस बना सकते हैं। इसके अलावा आप एपीआईज डिप्लॉय कर सकते हैं पाइथन की मदद से ना। एपीआईज डिप्लॉय करना बहुत ज़्यादा आसान है। वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं, यानी कि अगर आप वेबसाइट्स की तरफ जाना चाह रहे हैं तो वेबसाइट्स आप पाइथन से बना सकते हैं। गेम डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं तो गेम्स इजीली बन जाती हैं इससे। तो तकरीबन हर जो है ना आज का टास्क आप पाइथन से कर सकते हैं। तो अभी मैं आपसे पूछूं कि आपका कोई प्लान है तो आप एक कंप्रीहेंसिव लैंग्वेज सीखेंगे या एक सिर्फ स्पेसिफाइड लैंग्वेज सीखेंगे? जैसे अगर आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं तो उसमें आप कॉटलिन सीख लेती हैं। अब कॉटलिन कहीं और यूज नहीं होती। तो अब ये बताएं, आप कंप्रीहेंसिव लैंग्वेज सीखेंगी या एक स्पेसिफिक लैंग्वेज सीखेंगे? ये बताएं। कॉम्प्रिहेंसिव। हाँ, कॉम्प्रीहेंसिव, जाहिर बात है कि आप एक ऐसी लैंग्वेज सीखो जो कॉम्प्रीहेंसिव हो। इवन मैं आपको बता देता हूँ, पाइथन इज नॉट मच एफिशिएंट देन अदर लैंग्वेजेस। पाइथन थोड़ी स्लो लैंग्वेज है। इवन पाइथन जो है ना सी प्लस प्लस के ऊपर लिखी हुई है। ये बात में आपको समझ आएगी कि एक चीज के ऊपर दूसरी लैंग्वेज कैसे राइट की जाती है। लेकिन इसकी ये वजह है, वन ऑफ द रीजन इज दिस। उसके बाद एआई की तरफ जाते हैं तो आपको क्या लगता है कि कौन कौन से ज़माने मशहूर आपके पास रिसोर्सेज हैं, यानी कि लाइब्रेरीज हैं? हाँ, एक और चीज़ ये भी आती है कि जब आप किसी लैंग्वेज में जाते हैं ना तो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर ये भी होता है कि उसमें रिसोर्सेज कितने अवेलेबल हैं। रिसोर्सेज का ये मतलब होता है कि लाइब्रेरीज कितनी हैं। लाइब्रेरीज जो है ना आपकी कोडिंग जर्नी को सुपर इजी कर देती हैं। जैसे भी ये देखो ना, आपको एक छोटा सा प्रोग्राम लिखना है, चीज़ों को आपने यूँ समझें कि सम करना है तो आप सम का प्रोग्राम लिखें। आपके पास पाइथन में एक फंक्शन है सम, दरमियान में जो भी स्ट्रिंग है आपका टपल है जो भी आपने सम करना इजीली हो जाएगा। तो पाइथन में रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं। तो यानी कि इससे आपकी डेवलपमेंट बहुत इजी हो जाएगी, बहुत इजी हो जाएगी। आपका काम करने की एफिशिएंसी बहुत तेज हो जाएगी। अभी ये बताएं, ये टेंसर फ्लो है, ये किसने बनाया है? किसी को पता है? हु मेड टेंसर फ्लो? ज़माने मशहूर लाइब्रेरी है ये, बहुत ज़माने मशहूर लाइब्रेरी है। जितने भी इंडस्ट्री लेवल के प्रोजेक्ट्स हैं, जहाँ पे भी इंडस्ट्री के कोई प्रोजेक्ट्स होते हैं वहाँ पे जो टेंसर फ्लो ही यूटिलाइज की जाती है एआई के प्रोजेक्ट्स में। नहीं पता? ठीक हो नो गया। सर। अ, हाँ ठीक है, गूगल ने बनाया है। ये जो टेंसर फ्लो है ना, इट्स मेड बाय गूगल। इसको गूगल ने बनाया है फॉर मेकिंग न्यूरल नेटवर्क्स। उसके बाद आते हैं हम पाईटॉर्च पे। पाईटॉर्च थोड़ी ज़्यादा ना रिसर्च वगैरह में यूज़ होते हैं, यानी कि जो लोग रिसर्च कर रहे होते हैं ना तो उसमें थोड़ी ज़्यादा फेमस है पाईटॉर्च। ये भी डीप लर्निंग के मॉडल्स बनाने के लिए यूटिलाइज होती है। साइकिट लर्न है, साइकिट लर्न को हम यूज़ करते हैं मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स के लिए। बस आपने एक लाइन लिखनी है, आपका पूरे का पूरा जो मॉडल है वो इंपोर्ट होके आ जाएगा। अब जो केरास है ना, केरास इज अ हायर एपीआई ऑफ टेंसर फ्लो। इस बात की समझ आती है व्हाट इज हायर एपीआई?
मैंने ये पूछा कि जो केरास है ना, इट्स अ हायर एपीआई ऑफ टेंसर फ्लो। इस बात की समझ आती है किसी को? मैंने क्या कहने की कोशिश की है? चलो ठीक है, मैं समझाता हूँ। अब ना मैं बताता हूँ, कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि अगर आप ये देखें ना, टेंसर फ्लो को यूज करेंगे ना, तो आपके लिए न्यूरल नेटवर्क्स बनाना बिट डिफिकल्ट है। तो कुछ लोगों ने मिलके बैकएंड पे यानी कि टेंसर फ्लो ही यूटिलाइज हो रही है, इसकी ना ऊपर एक और लाइब्रेरी बनाई है जिसका काम ये है कि वो आसान कर रही है कि आप के जो डीप लर्निंग के टास्क हैं वो इजी हो जाएं। सिंपली केरास का ये काम है। केरास के बैकएंड पे टेंसर फ्लो ही है, वर्क टेंसर फ्लो ही कर रही है, लेकिन केरास को बनाया कि आप न्यूरल नेटवर्क इजीली डिफाइन कर लो। यानी कि अब केरास से इतना इजी है न्यूरल नेटवर्क्स बनाना कि मैं ऐसा कहूँगा जैसे आप हाथ से लिख रहे हो तो ऐसे ही आप बना रहे होंगे। ये पहला न्यूरॉन है, ये सेकंड न्यूरॉन है, ये थर्ड न्यूरॉन है। उसके बाद डाटा एनालिटिक्स या डाटा एनालिसिस या डाटा साइंटिस्ट, तो इनके लिए ना ये दो लाइब्रेरीज तो यूं समझ लें कि जन्नत है, इनके बगैर आपका कैरियर नहीं चलेगा। आप पांडास है, वन ऑफ द बेस्ट लाइब्रेरी, जहां पे आप टेबल्स के ऊपर आपका डाटा है ना, यानी कि जहां आप टेबल्स यानी कि एक्सेल फाइल्स हो सकती हैं आपके पास, सीएसवी फाइल्स हो सकते हैं, कोमा सेपरेटेड फाइल्स, तो वहां पांडास ने यूटिलाइज होना ही होना है। और हम भी इसको करेंगे। मशीन लर्निंग के जहां जहां एल्गोरिदम्स आएंगे हमें पांडास यूज करनी पड़ेगी। नमपाई है, नमपाई हर जगह यूज होती है एक एक टास्क में। ये डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटेशंस परफॉर्म करने के लिए यूटिलाइज होती है, यानी कि अरेज के ऊपर ना जब हम कंप्यूटेशंस करते हैं मैथमेटिकल, तो नमपाई उनको ऑप्टिमाइज करती है। उसके बाद साईपाई है। तो ये तीनों लाइब्रेरी डाटा साइंटिस्ट के लिए जन्नत है। डाटा विजुअलाइजेशन, तो भी मुझे आप में से एक बंदा बताएगा कि व्हाट इज डाटा विजुअलाइजेशन। डाटा विजुअलाइजेशन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज मीन बाय डाटा विजुअलाइजेशन? विजुअलाइज सर, लाइक जो ग्राफिकल फॉर्म में हो। हाँ बिल्कुल। आपके पास कोई भी डाटा है ना, अभी मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ। अगर आपके पास कोई डाटा है, अगर वो डाटा इन फॉर्म ऑफ टेबल्स है ना, आप उससे एनालिटिक्स नहीं निकाल सकते। आप देख के नहीं बता सकते कि ट्रेंड्स कहाँ गए हैं जब तक आप उनको प्लॉट नहीं करते, उनको विजुलाइज नहीं करते। विजुलाइज के बहुत सारे तरीके हैं, सिर्फ एक यही नहीं है कि आप सिर्फ ग्राफ बना लें, और भी काफ़ी तरीके होते हैं। लेट मी सी, अगर मेरे पास कोई ऐसी एक्सेल फाइल हुई जो मैंने बनाई हुई हुई, तो मैं आपको कुछ यूजफुल दिखा सकता हूँ। सर आपने साई पाई का नहीं बताया, नमपाई बताया था। साई पाई का साईपाई भी कंप्यूटर। डाटा एनालिटिक्स में यूज होती है, इसको कम यूज किया जाता है। इवन मैं भी इसको यूज नहीं करता, लेकिन यूज होती है। मैं आपको कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा था कि मेरी ही बनाई हुई हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ डैशबोर्ड। हाँ, डेली, ठीक हो गया। अगर डाउनलोड हो जाती है तो मैं आपको दिखाता हूँ। नहीं, ये डाउनलोड नहीं होंगी। पड़ी होंगी कहीं ना कहीं, लेकिन अभी जो है इधर से चीज़ें डाउनलोड नहीं हो रही। मैं यहाँ करता हूँ ट्राई, फिर भी अगर मिल गई तो। ठीक होगा, ठीक होगा, आ रही है आई थिंक। ये मेरे पास ना एक डैशबोर्ड है, शायद आप लोग भी बनाएंगे कभी। जब मैं जॉब पे था तो आई वॉज अ प्रोडक्शन इंजीनियर। ये मेरे पास ना डाटा है इन फॉर्म ऑफ टेबल्स। यानी कि हमारा, मैं अभी सिंपल बताता हूँ, वो हम सिरिंजेस प्रोड्यूस करते थे, तो वहाँ पे ये मेरे पास 5 cc की सिरिंजेस है। ये हमारे टारगेट थे और ये थे हमारे नंबर्स।
कि जो हमने प्रोड्यूस किया है। अब यहाँ से चीजें फाइंड करना बहुत मुश्किल काम है। अब मैं इसी को 5cc की मैं देखता हूँ ऑन, हाँ अब ये देखें, ये वही डाटा था, ये वाला इस फाइल का डाटा 5cc। अब इसको मैं यहाँ रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ इन द फॉर्म ऑफ विजुअल्स। तो ये हमारा जो ग्रीन में है ये हमारा टारगेट है, कि यानी कि ये टारगेट होना चाहिए था कि इतनी हमें प्रोड्यूस करनी थी, लेकिन हमारी जो प्रोडक्शन हुई है वो ये हुई है। तो अब आपको इससे क्या लगता है कि टारगेट और प्रोडक्शन में कितना डिफरेंस है विजुअली देख के? क्या हमारी मशीन सही चली है? नो सर, डिफरेंस आया है। ये जो डिफरेंस टारगेट अचीव नहीं हुआ। टारगेट तो एक दिन भी अचीव नहीं हुआ, सिर्फ एक दिन हमारा टारगेट अचीव हुआ है पूरे मंथ में। तो वो डेट थी, ये यहाँ पे होगी 18 दिसंबर को हमारे पास टारगेट अचीव हुआ, सिर्फ एक दिन। उसके अलावा पूरे मंथ में हमारे पास टारगेट अचीव नहीं हुआ। उसके बाद 4 दिन हमारी मशीन बंद रही है, 4 दिन ये और 5 दिन ये, इन डेट्स को। तो आपको विजुअल यहाँ देखना आसान है। और यहाँ पे एक और ट्रेंड देखा गया है कि जैसे हमारी प्रोडक्शन शुरू हुई थी ना, तो हमारा तकरीबन प्रोडक्शन टारगेट के नज़दीक थी, तो आहिस्ता आहिस्ता हमारी प्रोडक्शन डाउन होना शुरू हो गया और ज़मीन पे आ गई है। तो इसका मतलब ये होता है, यहाँ से आपको ये देख सकते हैं कि जब मशीन आहिस्ता आहिस्ता ख़राब हो रही थी ना मंथ में, यानी कि 5 दिन लगे हैं ना मशीन को बिल्कुल डाउन होते हुए, यानी कि मशीन बिल्कुल भट्टा बैठ गया और बंद हो गई है। इन 4 दिनों से हमें पता चल रहा है कि जो वहां पे इंचार्ज था उसको पता था कि मशीन खराब हो रही है और उसने बताया नहीं है। फिर मशीन बिल्कुल बंद हो गई है, फिर उसके ऊपर टेस्टिंग शुरू हुई है, फिर इसने यहाँ पे आके काम शुरू किया है। यहाँ काम जो है ना, मशीन तकरीबन वर्किंग कंडीशन में आई है, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसने टारगेट अचीव किया, फिर खराब होना शुरू हुई है, फिर बस इसके ऊपर मेंटेनेंस वगैरह लगी रही है। तो इससे ना आप जब किसी चीज को विजुअली देख रहे होते हैं ना, तो आपको चीजों का अंदाजा हो जाता है कि एक्चुअली ऑन द स्पॉट हो क्या रहा है। अब यहाँ पे आप इस डाटा को देखेंगे तो आपको अंदाजा नहीं होगा, इस तरह के इनसाइट्स आप नहीं ले सकते। ये सिर्फ मैं एक का नहीं बता रहा, ये एक मशीन है और 3cc यहाँ पे देखें, इवन और भी होंगी यहाँ पे मेरे पास ना मशीन्स। तो इस तरह के आपके पास इनसाइट्स आते हैं। अब ये देखें, तो नमपाई एंड पांडास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनमें जो जन्नत है लाइब्रेरी, जो सबसे ज्यादा यूज होती है वो है मैटप्लॉटलिब, जिसको मैं भी यूटिलाइज करूंगा और आप भी यूटिलाइज करेंगे मैटप्लॉटलिब में। एक तो ये है कि ये आसान है और फंक्शनैलिटी काफी ज्यादा है। सी बर्न है, इससे ग्राफ थोड़े बेहतर बन जाते हैं। प्लॉटली है, इसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे पास कंप्यूटर वीएन। कंप्यूटर वीएन किसे कहते हैं? कई बार हमारी बात हो चुकी है इसके ऊपर। सर, कंप्यूटर लाइक के ह्यूमन के पास आइस है, कंप्यूटर के पास नहीं है, तो इस तरह से इसको लर्न करवाना कि वो भी इस तरह ह्यूमन की तरह विजुलाइज कर सके, फीचर्स इस तरह लर्न करवाना मशीन को। ठीक हो गया, यानी कि कंप्यूटर को इंसान की तरह देखने की सलाहियत देना। लास्ट टाइम हमने टीचेबल मशीन पे जो आपने प्रोजेक्ट किया है वो किस डोमेन का था? सीवी का ही था, कंप्यूटर विजन था, जिसमें हमें कैट्स और डॉग्स को वो करना था, हाँ क्लासिफायर। बिल्कुल वो कंप्यूटर विजन का ही था एग्जैक्टली टास्क। तो इवन हम इसके ऊपर एक और प्रोजेक्ट करेंगे। मैं थोड़ी गलतियां हाईलाइट करूंगा कि लोगों ने मिस्टेक्स क्या की थी, तो हम उनको थोड़ा रेक्टिफाई करेंगे। फिर हम अगर नेक्स्ट जो लेक्चर होगा ना संडे वाला, फिर हम मूव ऑन करेंगे आगे। यानी कि एक प्रोजेक्ट मैं खुद वहां पे करूंगा और एक अच्छी एक्यूरेसी और एक अच्छा मॉडल हम ट्रेन करेंगे वहां पे। मैं इसको, तो डेटा विजुलाइजेशन की इम्पोर्टेंस का अंदाजा हो गया, हाउ इम्पोर्टेंट डेटा विजुलाइजेशन इज। जी सर। अब एक और बात है, इसकी जो सबसे मशहूर ज़माने मशहूर लाइब्रेरी है वो है ओपन सीवी। इट्स वे इम्पोर्टेंट, इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इन कंप्यूटर विजन। इवन इसके ऊपर हम एक पूरा जो है ना सैटरडे वाला लेक्चर डेडिकेट करेंगे, और इसके बाद मैं आपको एक
आर्टिकल दूंगा जिसको आपने रेप्लिकेट करना होगा, यानी कि पब्लिश्ड आर्टिकल होगा जिसको आप लोगों ने ना रेप्लिकेट करना होगा, यानी कि जो उन्होंने किया है ना वही काम आपने करना होगा यूजिंग ओपन सीवी। हालांकि उन्होंने मैटलैब से किया हुआ है, आपने ओपन सीवी से करना होगा। साइकेट इमेज है, पीलो है। अब ये देखें, ये दो हायर एपीआईज हैं। इमेज एआई है, यानी कि जहां इमेजेस रिलेटेड टास्क है ना टेंसर फ्लो के ऊपर बनाई गई है, यानी कि इसके बैकएंड पे टेंसर API, फ्लो चल रही है। सर what is API? एपीआई को हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे जब आपको अंदाजा हो जाएगा, थोड़ा कोडिंग्स वगैरह में हम आगे जाएंगे ना, तो फिर मैं बताऊंगा एपीआई क्या होती है। एपीआई अभी आप ये समझ लें कि एक, आप समझें कि आपने एक छोटी सी कोई चीज बनाई है, यानी कि आपका मॉडल है, आपने एक उसको ऐसी चीज में रखा है एक डब्बे में, जिसको आप कहीं पे भी जाके उस डब्बे को डिप्लॉय कर सकते हैं। आप वेबसाइट में उस मॉडल को चला सकते हैं, आप एंड्रॉयड ऐप में उसको चला सकते हैं। तो इस टाइप की कुछ चीज है। या आप ये समझ लें, एपीआई भी ना समझें, कि जो इमेज एआई है ना, ये टेंसर फ्लो के ऊपर बनाई गई एक और लाइब्रेरी है जो टेंसर फ्लो में इमेज रिलेटेड काम को आसान करती है। सिंपली फास्ट एआई है, इसको पाईटॉर्च के ऊपर बनाया गया कि इमेज रिलेटेड जितने भी काम है वो पाईटॉर्च के इमेज रिलेटेड काम को आसान कर देती है। समझ आ गई है? जी सर, कुछ कुछ चाहिए, फिर आगे इंशाल्लाह आ हाँ, वो जाएगा। आगे इंशाल्लाह जैसे जैसे हम चलेंगे तो अंदाजा होगा। ये स्लाइड हम पहले काफी डिस्कस कर चुके हैं मोनाई के बारे में, यानी कि मेडिकल इमेजिंग के लिए जो ये लाइब्रेरीज है। मोनाई है, आईटी के स्नैप है, जहाँ पे इमेजेस हों वहाँ पे आईटी के स्नैप आएगी। पाईडाइकोम है, क्योंकि मेडिकल इमेजेस, चलो मैं पूछता हूँ, मेडिकल इमेजेस का फॉर्मेट क्या होता है? एक्सरेस। नहीं, ये देखे ना, आपके पास जैसे नॉर्मल इमेज है उसकी एक्सटेंशन है डॉट जेपीजे। मेडिकल इमेज कोई है तो उसका फॉर्मेट क्या होगा, यानी कि रेडियोलॉजी की कोई भी माइक्रो जो है ना एक इमेज है मेडिकल, या एक्सरे की हो सकती है, सीटी स्कैन की हो सकती है, स्पेक्ट स्कैन हो सकता है, एमआरआई हो सकती है, तो क्या होता है उसका फॉर्मेट? सर मुझे आइडिया नहीं है। हम कर चुके हैं कई बार डिस्कस, किसी ने इधर भी लिखा है और किसी को आइडिया नहीं है। इसकी जो एक्सटेंशन होती है पाईडाइकोम, यानी कि डाइकोम इसकी एक्सटेंशन होती है मेडिकल इमेजेस की। अगर आपने कभी पढ़ना हो कि डाइकोम क्या होता है, व्हाट इज, यहाँ पे उसने पहले ही दे दिया आई थिंक, पाईडाइकोम। मैं लेट से लेता हूँ सिटी स्कैन की कोई इमेज, स्कैन 2D इमेज। डॉट डीसीएम, जो अभी ये नीचे जा रहा है, ये नीचे वाले जो है ना यूटिलाइज नहीं होते, टी फॉर जेपीजे। ये दो हैं जो यूटिलाइज होते हैं, यानी कि अगर आपके पास इमेज इन दी फॉर्म ऑफ 2D है, जैसे मैं आप अपनी तस्वीर खींचती हैं कैमरा से, वो 2D होती है 3D होती है? 2D। 2D। तो जहां मेडिकल की कोई इमेज होगी ना 2D, तो उसका जो फॉर्मेट होगा वो डाइकोम होगा, यानी कि डॉट डीसीएम। और अगर आपके पास कोई इमेज 3D है मेडिकल के अंदर, जो यानी कि मल्टीपल 2D इमेजेस को जब आप एक दूसरे के ऊपर स्टैक करते हैं ना, तो आपकी एक 3D इमेज बनती है। तो उसकी एक्सटेंशन होगी निफ्टी डॉट NII। ये दो फॉर्मेट्स हैं जो वर्ल्ड वाइड यूटिलाइज होते हैं, यानी कि इनको यूनिवर्सल बना दिया है कि ताकि कंफ्लिक्ट ना आए कहीं पे। तो ये देखें, अगर आपके पास लाइब्रेरी इस तरह के इमेजेस का फॉर्मेट इस तरह है, तो आपके पास लाइब्रेरीज भी तो आनी चाहिए ना ऐसी, जो कि उनको डील करे। डाइकॉम फाइल्स हैं तो उसके लिए लाइब्रेरी है पाईडाइकॉम। निफ्टी फाइल्स हैं उसके लिए लाइब्रेरी है निबाबेल। और डाइकॉम टू निफ्टी है कि ये मल्टीपल 2D इमेजेस को जब 3D इमेजेस में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी कि डाइकॉम टू निफ्टी कन्वर्जन है। और ये दो सॉफ्टवेयर्स हैं, एक 3D स्लाइसर है और आईटी के स्नैप है, ये भी ऑपरेशंस वगैरह में यूटिलाइज होते हैं। वेब डेवलपमेंट, आप में से किस किस को शौक है कि आप इन फ्यूचर वेब डेवलपमेंट की तरफ भी जाएंगे?
किसी को है यानी कि वेबसाइट्स वगैरह बनाने का शौक? नहीं है? तो अगर आप वेबसाइट्स डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं तो आपको कोई स्पेशल लैंग्वेजेस सीखने की ज़रूरत नहीं है। जेंगो है, फ्लास्क है, ये बहुत ज़्यादा मशहूर लाइब्रेरीज हैं दोनों। इवन मैं फ्लास्क पे वर्क करता हूँ। फ्लास्क का ये सीन है, फ्लास्क आसान है लेकिन फंक्शनैलिटीज़ कम है। जेंगो जो है मुश्किल है लेकिन फंक्शनैलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं जेंगो के अंदर, यानी कंट्रोल आपके पास बहुत ज़्यादा आ जाता है जेंगो के अंदर। इवन जेंगो डेवलपर्स की जॉब भी बहुत ज़्यादा आती हैं। पायरामिड है। उसके अलावा गेम डेवलपमेंट की तरफ चले जाएं, जो कोई गेम की तरफ जाना चाह रहा है तो सबसे जो ज़माने मशहूर है लाइब्रेरी वो है पाई गेम। ये बहुत ज़्यादा यूटिलाइज होती है पाई गेम, अगर कोई पाइथन डेवलपर गेमिंग कर रहा है तो। पाईग्लेट है, रेन पाई है, पांडा 3D, तो यहाँ जो है ना रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं। आप डेस्कटॉप एप्लीकेशंस की तरफ जा रही हैं तो डेस्कटॉप एप्लीकेशंस का अंदाज़ा है, व्हाट आर डेस्कटॉप एप्लीकेशंस? सर जो कम पीसी पे पर्सनल पीसीस पर चले। आप कोई मुझे बहुत बड़ी एग्जांपल दे सकती हैं डेस्कटॉप एप्लीकेशन की? चलो, ओरेकल का नाम सुना है किसी ने? ओरेकल या सैफ? डेटाबेस सॉफ्टवेयर है ना ये तो। हाँ, ओरेकल का नाम सुना, तो वो एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन है। सैफ डेस्कटॉप एप्लीकेशन है। तो बहुत ज़्यादा है इस तरह की चीज़ें। मैं ये नहीं ले रहा माइक्रोसॉफ्ट वगैरह की सर्विसेज को नहीं कह रहा, लेकिन मैं आपको वो बता रहा हूँ जैसे ओरेकल कंपनी है तो वो भी, इवन मैंने ओरेकल के ऊपर भी काम किया हुआ है। जब मैं एसएमडी में था तो हमारा जो सिस्टम चलता था, यानी कि हमारा जो ऑनलाइन प्रेजेंस थी वो ओरेकल की मदद से थी, यानी कि जितनी भी प्रोडक्शन वगैरह और कंपनी के मामलात थे सिस्टम में, वो ओरेकल में थे। और ओरेकल हमारी कंपनी से चार्ज करता था एनुअली फॉर यूजिंग सर्विस, यानी कि वो सास बनाया हुआ उन्होंने, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। तो हम उनका सॉफ्टवेयर यूज करते थे और उन्हें पे करते थे। तो टीक इंटर है ज़माने मशहूर लाइब्रेरी। इवन हम भी इसको यूटिलाइज करेंगे कहीं कहीं अपने प्रोजेक्ट्स में ना, कि प्रोजेक्ट को थोड़ा बेहतर बनाने के लिए ना, नज़र बेहतर आए विजुअली, तो टीक इंटर यूज करेंगे, यानी कि सॉफ्टवेयर जैसी कोई लुक दे। पाई क्यूटी है, केवाई है, और ये और बहुत ज़्यादा है। आपने इसको जो है ना एक्सप्लोर करना है कि और कौन कौन सी है, लेकिन आप अगर टीक इंटर भी सीख लेते हैं तो मोर देन इनफ है। तो अभी इतने ज़्यादा आ गए हैं रिसोर्सेज, तो अब इनको इंस्टॉल भी तो करना होना चाहिए ना। तो एक और डिफरेंस है हमारी पाइथन में और दूसरी लैंग्वेजेस में, कि पाइथन में रिसोर्सेज को इंस्टॉल करना बहुत ज़्यादा आसान है। किया कभी कोई लाइब्रेरी इंस्टॉल? जी सर, पीआईपी पे करके पिप हाँ, तो इंस्टॉल। पिप इंस्टॉल, आगे लाइब्रेरी का नाम, आपका जो है लाइब्रेरी इंस्टॉल हो जाएगी सिंपली। ये मैंने स्लाइड भी ऐड कर दी है। अगर आप VS कोड या पाईचार्म के ऊपर है तो पिप इंस्टॉल टेंसर फ्लो लिखें, आपका इंस्टॉल हो जाएगा। और ये टर्मिनल में आपको करनी होगी। और अगर जुपिटर नोटबुक या गूगल वो लैब पे हैं तो एक्सक्लेमेटरी मार्क पिप इंस्टॉल टेंसर फ्लो, यहाँ कोई भी लाइब्रेरी का नाम आ सकता है। अगर आप स्पेसिफिक वर्जन की तरफ जा रहे हैं तो इस फॉर्मेट में आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ मैं जाता हूँ गूगल कोलैब, सॉरी, ये देखें मैं अभी करने लगा हूँ। कौन सी चीज़ मैं इंस्टॉल करूँ आप बताएं? किसी फ्रेमवर्क का आपको नाम पीछे से याद हुआ? टेंसर फ्लो ही करने से। टेंसर फ्लो ऑलरेडी इसमें होता है।
अब अगर मैं सिर्फ टेंसर फ्लो लिखूंगा ना तो जो इसका जो है लेटेस्ट वर्जन है वो डाउनलोड होगा। ये देखें, रिक्वायरमेंट्स ऑलरेडी सेटिस्फाइड, यानी कि इसका मतलब है मेरे पास डाउनलोड है। अगर मैं नीचे जाता हूँ, मैं नीचे लिखता हूँ पिप इंस्टॉल फ्लास्क। फ्लास्क किसके लिए यूटिलाइज होता है? वेब डेवलपमेंट। हाँ, वेब डेवलपमेंट के लिए। ये भी मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। मेरे पास आई थिंक इवन हर चीज ही इंस्टॉल होगी। इंस्टॉल मोनाई। मोनाई किस लिए था? मेडिकल हाँ, इमेजिंग के। पिप इंस्टॉल मोनाई। तकरीबन ये भी तकरीबन डाउनलोड था, लेकिन कुछ चीजें हैं जो इसने डाउनलोड की हैं, यानी कुछ मेरे पास डाउनलोड थी। अब मैंने कहा था कि मोनाई किसी वक्त बताया था कि ये किस प्लेटफॉर्म के ऊपर बना हुआ है। मैं अभी दिखाता हूँ। ये हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया है। सॉरी, जो क्लास थी उसके अंदर भी बताया था कि मोनाई को बनाया गया था मेडिकल इमेजेस के लिए और एक प्लेटफॉर्म के ऊपर बनाया गया था। ये किस चीज के ऊपर बिल्ड किया गया है? अभी भी पता नहीं चला। पाईटॉर्च। पाईटॉर्च। हाँ, तो अब ये देखें ना, मोनाई के अंदर कई चीजें होंगी जो पाईटॉर्च की होंगी। तो एज मैंने पाईटॉर्च पहले ही इंस्टॉल किया हुआ है, तो जो पाईटॉर्च के वाली चीजें थी वो रिक्वायरमेंट्स ऑलरेडी सेटिस्फाइड हैं, और जो इसने नई चीजें ऐड की हैं वो ये वाली हैं। ये समझ आ गया कि इसमें ऑलरेडी सेटिस्फाइड क्यों है? क्योंकि कुछ चीजें पाईटॉर्च की हैं। हाँ, तो मैंने पाईटॉर्च पहले ही इंस्टॉल किया हुआ है। अब ये देखें, टॉर्च, ये भी टॉर्च से है, ये भी चीज टॉर्च से है, तो इस तरह है। यानी कि यहाँ चीजें ना ओवरराइड नहीं होती एक दूसरे के ऊपर। ठीक हो गया। तो ये इंस्टॉल कर लेंगे आप, कोई भी हो। जी सर। प्रिंट किस लिए यूटिलाइज होता है? आउटपुट ऑन स्क्रीन। हाँ, कोई भी चीज अगर आपने स्क्रीन के ऊपर आउटपुट करनी है तो आप उसके लिए प्रिंट यूटिलाइज कर सकते हैं। मैं अभी यहाँ लिखता हूँ। सर ये सेशन रिकॉर्ड हो रहा है ना? रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है। सर वो मुझे जरा जाना है तो मैं लेफ्ट कर रही हूँ। मैं फिर मुझे अकेले को ये सेशन देना पड़ेगा। 10 या 15 मिनट का और होगा सेशन, आगे बस हम एंड ही करने वाले हैं। ओके सर। सर वैसे टाइमर चल रहा है, 10 मिनट्स ही आई थिंक रहेगा। नहीं, इधर 3 मिनट्स रह गए, हमें एक और अरेंज करनी पड़ेगी। 10 मिनट का और आगे लेक्चर है, मैक्सिमम ऑफ 10 मिनट्स मैक्सिमम। ओके सर। ये मैं रिकॉर्ड भी इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे किसी और को ना देना पड़े लेक्चर दोबारा दोबारा, तो ये मैं इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जी चलो, सर ठीक है, 10 मिनट्स होगा। ठीक हो गया। उसके बाद है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स किसको कहते हैं? कंटेनर विच हाँ, ऑक्यूपाई वेब। हाँ, वेरिएबल्स यूं समझें कि अगर एक ग्लास है, ग्लास है, तो ग्लास की एक कैपेसिटी होती है। ग्लास के अंदर आप कुछ स्टोर कर सकते हैं, वाटर हो सकता है या कुछ और भी चीज हो सकती है। अब जो ग्लास है वो एक वेरिएबल है, और जो नाम है ग्लास, ये उस वेरिएबल का नाम है। और ग्लास भी कहीं पे स्पेस लेता है, अगर आप उसको कहीं रखेंगे तो वो स्पेस लेगा। तो वेरिएबल भी आपका जो है ना मेमोरी में कहीं ना कहीं स्पेस ले रहा होता है। जैसे अब एक वेरिएबल है, वो एक यूं समझे कंटेनर है जिसके अंदर हम कुछ स्टोर कर सकते हैं, और वो वेरिएबल भी मेमोरी में कहीं पे स्टोर है, कोई सर्टेन अमाउंट ऑफ स्पेस ले रहा है। इट्स अ वेरिएबल, हम इसको यूटिलाइज करेंगे फॉर डिफरेंट थिंग्स। अब आपको इंटीजर का अंदाजा होगा। व्हाट इज इंटीजर? जी सर, होल नंबर्स। हाँ, यानी कि ऐसे नंबर्स जिनके अंदर यूं समझें कि डेसिमल नाउ। डेसिमल्स ना हो। एग्जैक्टली।
तो दीज आर कॉल्ड जो है सिंपली इंटीजर्स। मैं अभी यहाँ दिखा देता हूँ, यहाँ मुझे टाइम देखने दें। ठीक है, ये मैं ना एंड कर रहा हूँ, साथ ही ज्वाइन कर लें, सिर्फ 10 मिनट दीजिएगा, ये सेशन भी रिकॉर्ड हो जाएगा और बच्चों के भी मैसेज आ रहे हैं तो कि आप प्लीज इसको रिकॉर्ड कर लें। साथ ही ज्वाइन कीजिएगा स्पीडली। ठीक है, हम अब ये देखें, इंटीजर होगा ऐसा नंबर जिसके अंदर डेसिमल ना हो, इट्स कॉल्ड इंटीजर। a इज इक्वल टू 10, हम एक वेरिएबल बना रहे हैं जिसके अंदर हम एक इंटीजर को स्टोर कर रहे हैं 10 को, तो हम इसकी प्रिंट स्क्रीन करें। शो है। हाँ सॉरी, स्क्रीन नहीं आई, सॉरी सॉरी। अब हो रही है ना स्क्रीन शेयर? जी सर। ठीक है, मैं यहाँ थोड़ा सा करता हूँ, हालांकि ये चीज़ें बेसिक हैं लेकिन मैंने रिकॉर्ड करना है तो उसके लिए मैं कर रहा हूँ। a इज इक्वल टू 10, ये मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ a, इसके अंदर 10 को स्टोर कर रहा हूँ। 10 इज अ नंबर विच हैव नो डेसिमल, अगर इसमें डेसिमल नहीं है तो ये इंटीजर होगा। तो अगर मैं, एक और फंक्शन होता है टाइप, टाइप से आप किसी भी जो है वेरिएबल है उसका जो है चेक कर सकते हैं वो इंटीजर है या फ्लोट है या किसी भी टाइप का है। तो अब आप देखेंगे इसकी टाइप जो है वो इंट है, यानी कि ये एक इंटीजर है। उसके बाद अगर फ्लोट में जाएंगे, फ्लोट इज सिंपली नंबर विच कंटेन डेसिमल। फ्लोट एक वेरिएबल होगा जिसके अंदर डेसिमल्स स्टोर होंगे। जैसे मैं 10.5 लिखता हूँ तो इसके अंदर डेसिमल है, अगर मैं इसको टाइप ऑफ ए कर देता हूँ तो ये आ जाएगा फ्लोट। फ्लोट सिंपली ऐसी चीज है जिसके अंदर इशारिया वाले नंबर आते हैं। उसके बाद a इज इक्वल टू, अब हमारे पास ये हो गया। अब अगर आपके पास कोई नाम है या कोई टेक्स्ट रिलेटेड डाटा है तो वो आ जाएगा आपका स्ट्रिंग। जहां टेक्स्ट आएगा वहां स्ट्रिंग आएगी। और इवन स्ट्रिंग की एक पहचान होती है कि इन्वर्टेड कोमास के अंदर जो आती है वो स्ट्रिंग ही होती है। यू कैन सी स्ट्रिंग। अभी मैं इनकी मेमोरी मैनेजमेंट की बात नहीं कर रहा, मेमोरी मैनेजमेंट हम बाद में देखेंगे। उसके बाद आपके पास एक और जो मशहूर है वो होती है ट्रू, बुलियन। ट्रू और फॉल्स आपने शायद डीएलडी में पढ़ा हो, डिजिटल लॉजिक डिजाइन में। तो मैं अब इसकी भी टाइप चेक करता हूँ, तो ये जी एक सर। बुलियन वेरिएबल है। जी जी बोले। जी सर, पढ़ा है। हाँ पढ़ा होगा डीएलडी आपने मे बी। तो ये एक ना बुलियन वेरिएबल है। तो ये मैंने चारों में से यहाँ पे इनका भी स्क्रीनशॉट डाला हुआ है। जहाँ पे आपके पास एक होल नंबर होगा वो इंटीजर होगा, जहाँ पे इशारिया वाला नंबर आएगा वेरिएबल के अंदर वो आपके पास फ्लोट होगा, और जहाँ पे कोई आपका टेक्स्ट होगा वो आपका आ जाएगा सिंपली स्ट्रिंग, और जहाँ पे आपका ट्रू और फॉल्स आएगा वहाँ पे आपका आ जाएगा बुलियन। और स्ट्रिंग का ये भी होता है कि डबल
इन्वर्टेड कोमाज या सिंगल हो या डबल हो, उनके अंदर स्ट्रिंग ही होती है स्टोर। इनपुट कमांड का पता है आपको, व्हाट इज इनपुट कमांड? जी सर, ये यूजर से इनपुट लेगा। हाँ ठीक है, अभी देखिए ना हमने कि यूजर से कोई इनपुट लेनी है, यानी कि हम यूजर को कहते हैं कि एंटर योर, मैं लिखता हूँ, मैं एक मैं वेरिएबल बना रहा हूँ जिसके अंदर मैंने यूजर से इनपुट लेनी है। तो मैं यहाँ एक इनपुट लिखता हूँ, अंदर एक जो है एक मैसेज छोड़ता हूँ कि एंटर योर नेम। तो ये बताएं, ये मैंने अरसलान को एंटर किया, प्रिंट क्यों नहीं हुआ, यानी कि स्क्रीन पे दोबारा लिखा क्यों नहीं गया? सर इसके लिए ए लिखेंगे तो ये प्रिंट हो जाएगा। हाँ, यानी कि इसका मतलब है कि हमने जो है ना प्रिंट स्टेटमेंट नहीं लगाई। ये हमारा इसमें तो चल जाता है कि अगर आप ए लिख दें तो काम हो जाएगा, लेकिन जब आप प्रॉपरली फुली डेवलप्ड एप्स बना रहे होते हैं ना, तो आपको वीएस कोड या पाईचार्म में जाना पड़ता है, या आपको पाइथन को ही यूटिलाइज करना पड़ता है, तो वहाँ पे आपके लिए प्रिंट स्टेटमेंट लिखना ज़रूरी होता है। तो मैं लिखूंगा तो यहाँ मेरा जो नाम है वो प्रिंट भी हो जाएगा। तो यहाँ ए अरसलान प्रिंट हो गया। इसका तो ये बताएं, जो प्रिंट स्टेटमेंट से जो आउटपुट आती है, अब ये एक इसने एक वेरिएबल लिया है, ये ऑलवेज क्या होता है? ये इंटीजर होता है, फ्लोट होता है, स्ट्रिंग होता है, या बुलियन होता है? ये मैंने 100 किया है, तो ये 100 क्या है? सर स्ट्रिंग है। हाँ ये एक ना इंटरेस्टिंग बात है कि जो आपकी इनपुट स्टेटमेंट है, इससे ऑलवेज आपको स्ट्रिंग ही मिलेगी। अगर आप 100 कर रहे हैं ना, तो एट दी बैक एंड वो इस तरह होगा। मैंने कहा था कि जब भी आपने कुछ लिखना है, अब ये जो है ना, जब आप इन्वर्टेड कोमास के अंदर 100 लिखेंगे ना, तो अब ये एक स्ट्रिंग कंसीडर होगा, क्योंकि ये इन्वर्टेड कोमास में है, ये अब ये होल नंबर नहीं है। अगर मैं इसकी आपको टाइप भी दिखाऊं, तो ये स्ट्रिंग है। इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं इंटीजर के अंदर। जैसे मैं अभी लिखता हूं, मैं ए से ना एक वेरिएबल बी बना रहा हूं, यानी कि ए को मैं बी में कन्वर्ट कर रहा हूँ। ए स्ट्रिंग है और बी को इंटीजर होना चाहिए, तो मैं इसको लिखूंगा इंट और ए। अब जब मैं इसकी टाइप फाइंड करूंगा, तो अब क्या आएगी? अब ये इंटीजर बन गई है। तो एक जो टेक अवे है कि इनपुट स्टेटमेंट इज ऑलवेज स्ट्रिंग। बीएमआई का पता है? बॉडी मास इंडेक्स। किस लिए यूटिलाइज होता है बॉडी मास इंडेक्स? यही ओबेसिटी पता करने के लिए। हाँ, ओबेसिटी फाइंड करने के लिए जो है हम बीएमआई को यूटिलाइज करते हैं। तो बीएमआई को कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला है, वेट ओवर हाइट। वेट इन केजी में होना चाहिए और हाइट आपकी मीटर में होनी चाहिए। तो यहाँ मुझे कितने वेरिएबल्स चाहिए बीएमआई कैलकुलेट करने के लिए? 2 वेट एंड हाइट। और उनका जो ये है वेट और हाइट, ये कौन सी इसकी डेटा टाइप कौन सी होनी चाहिए? फ्लोट। हाँ एग्जैक्टली, फ्लोट। इंट इसलिए नहीं रखेंगे क्योंकि जो हाइट है मीटर में आएगी, तो इसकी चांस है कि ये आपकी इशारिया वाली है, यानी कि इसमें डेसिमल हो सकता है। उसके बाद वेट है, ये भी डेसिमल हो सकता है, यानी कि अगर किसी का वेट 80.5 है, यानी कि 80.5 किलो है, तो यहाँ इशारिया पॉसिबल है, तो हमें यहाँ पे वेट जो है फ्लोट ही रखना पड़ेगा। अगर मैं इसको ऑटोमेट करने की कोशिश करता हूँ, तो मैं यहाँ लिखता हूँ वेट, चलो इसको थोड़ा शॉर्टकट बनाता हूँ,
जो है केजी में होना चाहिए और हमने इसको इनपुट करवाना है। तो इनपुट में क्या करना है, एंटर योर वेट इन केजी और इसी तरह हाइट इन मीटर्स और इसको भी मैंने इनपुट करवाना है। तो मैं यहाँ लिखूंगा एंटर योर मिनट वेट कीजिएगा। ये हमारा एंड प्रोग्राम है। इसके बाद हम क्लास को जो है एंड करते हैं। एंटर योर हाइट इन मीटर्स। इसके बाद अब मैंने BMI कैलकुलेट करना है। तो मैं कैसे करूंगा, हमारे पास फॉर्मूला था ये वेट ओवर हाइट का स्केयर। तो ये हमारे पास वेट वाला वेरिएबल है। तो अब ये वर्क करेगा। हेलो, जी सर। चलो यस सर, पता नहीं वो स्ट्रिंग में इनपुट लेगा तो फॉर्मूले में अप्लाई होना तो चाहिए वैसे। चलो देख लेते हैं। मेरा मैं अपना वेट बताता हूँ। जो मेरा वेट है इट्स 74 और जो मेरी हाइट है वो है 1.7272 मीटर। पर यहाँ एरर आया। एरर क्या आया, कांट मल्टीपल सीक्वेंस बाय नॉन एंड ऑफ टाइप स्ट्रिंग, यानी कि स्ट्रिंग वालों को आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, स्ट्रिंग को आपस में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते ना डिवाइड कर सकते हैं। अब उसने सर मल्टी सिर्फ फ्लोट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हाँ, तो इनको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहीं पे डायरेक्टली जो है ना, जैसे हमने इंट में कन्वर्ट किया था तो मैं यहाँ इसको फ्लोट में कन्वर्ट कर लेता हूँ सिंपली। और इसको मैं थोड़ा सिंपल ये भी कर सकता हूँ, योर BMI। मैं यहाँ एक स्ट्रिंग ऐड कर रहा हूँ। ये बाद में आप जब वक्त के साथ करेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा फॉर्मेटेड स्ट्रिंग्स क्या होती हैं। ये ना भी हो, तो मैंने यहाँ एक फॉर्मेटेड स्ट्रिंग ऐड किया। हम इसको बाद में देखेंगे फॉर्मेटेड स्ट्रिंग क्या होती है। और यहाँ हमारे स्पेलिंग गलत है फ्लोट के। अब ये वर्क करेगा। माई वेट इज 74, 1.7272। माई BMI इज 24.80। तो हमने यहाँ BMI को कैलकुलेट कर लिया ऑटोमेटिकली। इसको बेहतर किया जा सकता है, जैसे मैं यहाँ पे थोड़ी स्पेसिंग वगैरह ऐड कर दूँ, या स्पेसिंग की बजाय स्पेसिंग बेहतर रहेगी, नहीं तो हम यहाँ न्यू लाइन भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद इसको ये जो मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई अगर आपने कभी भी पाइथन के अंदर पावर लिखनी होती है ना, तो आपको 2 बार स्टार ऐड करें फिर उसकी पावर लिखते हैं। जैसे एच हाइट का स्केयर है तो ये हाइट का स्केयर तो अभी भी सेम ही होगा। अब ये देखें थोड़ा आगे को आ गया, ये हो जाएगा सॉरी 74, 1.7272। तो योर BMI इज 24.80। तो आप यहाँ टेबल से इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे भी कोड ऐड कर दिया है BMI कैलकुलेटर का। अगर किसी को बाद में जो लेक्चर स्लाइड्स होंगी
तो यहाँ से आके देखिए, तो मैंने ऐड किया हुआ है, देख के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और यहाँ से इस कंडीशन को हम उस वक्त कोड करेंगे जब हम इफ एल्स को पढ़ेंगे, कंडीशनल स्टेटमेंट्स को। तो आई थिंक आज हम यहीं तक एंड करते हैं। तो अभी यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है? नो एनी सर। टाइप ऑफ क्वेश्चन रिलेटेड टू पाइथन? अभी तो चलो हम कोडिंग की बेसिक करें ना, उसके अलावा पाइथन का कोई क्वेश्चन हो? नो सर। ठीक हो गया। ये मैंने ना सेशन हालांकि अच्छा नहीं हुआ, लेकिन जो हमने सैटरडे वाले दिन किया था वो ऑलमोस्ट यही सेशन जो हमने अभी 1.5 घंटे में किया, ये 3 घंटे में हमने किया था। उसको अनफॉर्चुनेटली मैं रिकॉर्ड नहीं कर सका, नहीं तो उसमें हमने बहुत ज़्यादा चीज़ें इन डिटेल कवर की थी। अभी ये इंशाल्लाह हो गया है रिकॉर्ड। आई थिंक इसका जो बटन था, लेट मी फाइंड